हे नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू मार्केट माइंड्स क्लास 3 और एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। ये जो आज का सेशन है इसमें अपन पेट मार्जिन, डेट इक्विटी रेशियो, आरओई पॉइंट्स पे बात करेंगे जो किसी भी कंपनी की वैल्यूएशंस या किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो और इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा पेट मार्जिन, और हम एक कंपनी आईटीसी के पेट मार्जिन से एग्जांपल से बात करते हैं। आईटीसी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, बस हम अपने जो टर्म्स है उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो आईटीसी का नेट मार्जिन या पेट मार्जिन बात एक ही होता है। इसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट पेट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी को कहते हैं। तो ये नेट मार्जिन आईटीसी का 28.14 है। तो जितना भी पेट मार्जिन या नेट मार्जिन कंपनी का हाई हो उतना अपन कंपनी को बेटर मान सकते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बेटर वे से सोच सकते हैं। रीजन ये होता है, नेट मार्जिन होता क्या है, लेट्स मी क्लियर फर्स्ट। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट अपने सारे एक्सपेंसेस निकाल के, सारे खर्चे निकाल के, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो किसी मशीनरी को बनाने से लगा के या किसी प्रोडक्ट को बनाने से लगा के मार्केट में बेचने के बाद तक, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी निकालने के बाद, प्रॉफिट पे करने के बाद जो भी पैसा कमाता है या जो पैसा उसके पास बचता है उसको ही पेट मार्जिन कहते हैं। पेट मार्जिन उसका जो मुनाफा साल के एंड में पूरी कंपनी के अपने सारे खर्चे निकाल के जो बच गया वही उसका पेट मार्जिन या उसका नेट मार्जिन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको नेट मार्जिन और पेट मार्जिन एक ही वर्ड है ये दोनों, और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पेट मार्जिन और नेट मार्जिन होता क्या है। आगे हम जैसे जैसे कंपनीज का एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस हम करने वाले जो हमारे सारे वीडियोस होंगे, आने वाले सारे वीडियोस में, तो आपको ये बेटर समझ में आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पेट मार्जिन नेट मार्जिन को कहां पे एनालिसिस करना है, कैसे एनालिसिस करना है, उसी कंपनी पे वैलिडेटेड बेटर हो रहे हैं, ये सारा हम आगे देखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है डेट। डेट इट मींस कि कर्जा कितना है कंपनी पे। तो आप यहाँ पे आईटीसी का ही एग्जांपल में देख लेते हैं कि यह आईटीसी है, इसके ऊपर 4 करोड़ अराउंड 4.5 करोड़ का कर्जा है। यहाँ देख सकते हैं आईटीसी कंपनी है उसमें अराउंड 4.5 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का जो मार्केट कैप है उसकी रेस्पेक्ट में इसका कर्जा सिर्फ 4.5 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ का, मतलब अराउंड 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी में 4.5 करोड़ रुपए इस पे कर्जा है। बाकी सारी इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जीरो है, लेकिन इसके इन्वेस्टर को इसने इक्विटी दे रखा है। यहाँ पे अपन ने डेट की बात कर ली कि डेट मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है आज की डेट में। इस कंपनी पे ओनली कर्जा है 4.5 करोड़ का। डेट भी आपको समझ में आ गया, ये तो बहुत इजी वर्ड है। डेट कर्जा कितना है, मैंने किसी बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंक से या किसी एनबीएफसी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना पैसा या कितना लोन ले रखा है या कितना कर्जा ले रखा है, को हम कहते हैं डेट। तो आपको डेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। अगला हमारा पॉइंट होगा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इट मींस वो एक एग्जांपल, पूरे एक सेशन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि आरओई एक्चुअल होता क्या है। आरओई इट मींस कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसे कहते हैं, बट ये रियल इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर किसी कंपनी इतने सारे फाइनेंशियल एसेट्स का यूज करके एक्सप्लेन कर दूं कि आरओई होता क्या है, तो ये हम आईटीसी कंपनी के ही एग्जांपल में लेंगे कि आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इट मींस किसी बिजनेस पे 100 रुपए लगा के, और लाइक एग्जांपल है मैंने 20 रुपए प्रॉफिट गेन किया, तो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करके जो प्रॉफिट गेन किया वो हो गया मेरा आरओई। इट मींस कि इस केस में मेरा आरओई हुआ 20 रुपए में। इक्विटी होता है कि मैंने जो पैसा बिजनेस में लगाया, चाहे वो मेरे खुद का हो, मैंने अपने दोस्तों से लिया हो, या मैंने किसी बैंक से लिया हो, या जिस भी टाइप से लोन लेके इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, तो ये जो मेरा अपना पैसा है, जो मैंने अपने दोस्तों से इसमें बिजनेस में पार्टनरशिप देके निकाला है, जो भी है पैसा मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो होता है इक्विटी वैल्यू। इस इक्विटी वैल्यू से मैंने कितना पैसा कमाया साल भर का अपना बिजनेस करके, अपनी जो मेहनत थी बिजनेस के पीछे उसको लगा के, वो होता है आरओई। एक एग्जांपल भी आपको देता हूं कि लाइक एक सीता और एक गीता, दो लड़कियां हैं। एक लड़की घर से 100 रुपए लेती है, दूसरी लड़की भी अपने घर से, गीता भी 100 रुपए लेती है। 100 रुपए में सीता 10 पेंसिल खरीदती है मार्केट से, 10 रुपए पर पेंसिल की कॉस्ट आती है किसी होलसेलर से खरीद के, और वापस मार्केट में जाके 20 रुपए पर पेंसिल के भाव से बेच देती है। इट मीन्स कि उसका
जो पेंसिल था वो 10 रुपए में उसने खरीदा और 20 रुपए में उसने बेच दिया, मतलब अपनी कॉस्ट को डबल करके उसने पेंसिल को बेचा। तो इस केस में उसका आरओई हो गया 100%। इट मीन्स कि उसने 100 में खरीदा और 100 में बेचा। इट मीन्स उसने अपनी प्राइस को दुगुना कर दिया, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया? 100%। लेकिन इस कंडीशन में गीता क्या करती है कि वो भी 100 रुपए लेती है, लेकिन वो क्या करती है, अपनी पेंसिल की क्वालिटी, पेंसिल वही, प्रोडक्ट वही, बट वो पेंसिल को मार्केट में 15 रुपए की प्राइस पे बेचती है। और ऐसे में वो क्या करती है कि सीता 10 पेंसिल को बेचती है और वो उसी टाइम पे 15 पेंसिल बेचती है। उसकी पेंसिल की कॉस्ट 15 रुपए रखती है वो, और जो सीता की प्राइस थी वो 20 रुपए थी। तो जो 15 रुपए की प्राइस वाली पेंसिल है वो ज्यादा लोग खरीदते हैं, तो वो क्या करती है, पेंसिल 10 रुपए में खरीदती है, लेकिन अगेन जाके अपना पैसा वापस लगा के और नई पेंसिल, फिर जो उसके पास पैसा कमा लिया उसने, उससे वापस नई पेंसिल जाके ले आती है। इस तरह से वो क्या करती है, अपने पैसे को री इन्वेस्ट करती है या रीयूज करती है। इस केस में उसका साल भर में ही उसने वो किया, तो इस केस में उसका आरओई, उसने क्या किया, 15 पेंसिल बेची। पहले 10 पेंसिल उसने 15 रुपए के भाव से बेची, 5 फिर लाई, इस तरह से उसने 15 पेंसिल बेची और उसने प्रॉफिट कमाया 150 रुपए। तो उस सीता ने भी 100 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, गीता ने भी 100 रुपए अपने बिजनेस में लगाए, लेकिन सीता ने 10 पेंसिल 20 रुपए में बेची, गीता ने 15 पेंसिल 15 रुपए में बेची। लेकिन उसकी पेंसिल की प्राइस कम होने की वजह से लोगों ने, क्वालिटी सेम थी, प्रोडक्ट सेम था, प्राइस कम होने की वजह से लोगों ने इसकी पेंसिल को ज्यादा खरीदा। सो इस केसेस में उसका आरओई 150% हो गया। सो इस तरह से जो बिजनेस अपने पैसे का रीयूज बहुत जल्दी करते हैं, या उनका आरओई बहुत बेटर होता है, और इस तरह से भी लोग अपना आरओई बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग डेट लेके भी, कर्जा लेके भी अपना आरओई बढ़ाते हैं। सो कर्जा लेके भी आपका आरओई बढ़ता है, बट इस केस में क्या होता है कि जैसे आपने 100 रुपए किसी कंपनी से कर्जा लिया और आपने एक फिक्स किया कि मैं इतने परसेंट इंटरेस्ट पे, 6% इंटरेस्ट पे आपका लोन पैसा रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी। तो इस केस में ये होता है कि जैसे ही आपके पास पैसा आया, आपने अपने जो भी इन्वेस्टर या जिस बैंक से आपने पैसा लिया था, उसको उसका इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न कर दिया। सो आपने उसको, अगर आपने 20 रुपए प्रॉफिट कमाया और 6 रुपए उसका रिटर्न, इंटरेस्ट रिटर्न कर दिया, तो आपका इस कंडीशन में 14% प्रॉफिट बचा हुआ रहता है। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि कोई कंपनी सस्ता माल बेच रही है लेकिन ज्यादा माल बेच रही है, तो इस कंडीशन में उस कंपनी का पेट मार्जिन तो कम होगा, लेकिन उसका आरओई बढ़ा हुआ होगा। सो आपको ये भी आप ध्यान में रखिए कि कोई कंपनी सस्ता माल थोड़ा कम प्राइस में बेच रही है लेकिन ज्यादा बेच रही है, तो इस कंडीशन में उस कंपनी का आरओई बढ़ा हुआ होता है मार्जिन की बजाय। मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगला है अपना डेट इक्विटी रेशियो। मैं ये भी बता देता हूँ कि डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारी कंपनीज क्या है, लोन लेके या डेट लेके भी अपना आरओई बढ़ाती है। बहुत सारी कंपनीज क्या है, लोन लेके या डेट लेके भी अपना आरओई बढ़ाती है। आरओई बढ़ाने के लिए वो लोन लेती है, डेट लेती है, लेकिन ये कंडीशंस ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारा स्टडी करना चाहिए, बहुत सारा सोचना चाहिए और उसके बारे में बहुत सारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा हमें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले। होता क्या है कि जब कोई कंपनी कर्जा लेती है, तो उसको वो कर्जा किसी भी कंडीशन पर बैंक से लेती है या कहीं एनबीएफसी से लोन लेती है, कैसा भी डेट है, उसको इंटरेस्ट के साथ उसको चुकाना पड़ता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी उस कर्जे को नहीं चुका पाती है, और वो मे भी 1 2 3 साल, 3 3 साल 4 साल, कोरोना जैसी कंडीशंस जो लगातार चलती रहे, 2 3 साल 4 साल चलती रहे, ऐसी कंडीशंस में अगर वो कंपनी कर्जा ना चुका पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी डूब जाती है। सो बेटर ये होगा कि कंपनी में कर्जा कम से कम हो, उसका आरओई जरूर अच्छा हो, लेकिन उस पे कर्जा कम से कम हो, और कर्जा ना हो तो बेस्ट है आप ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करें जिसपे डेट बहुत कम हो या ना के बराबर हो। एक पॉइंट और कि बैंक्स के कंडीशंस में आपको डेट और आरओई या डेट इक्विटी जो रेशियो है उसको नहीं देखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि बैंक का तो बिजनेस ही पैसा लेना और पैसा देना, या इन्वेस्टर का जो भी कस्टमर्स है बैंक के, उनका पैसा रखना, यही उनका बिजनेस है कि पैसे पे पैसा बनाना, पैसे से कर्जा देना, और उनको उनका वसूल करने का तरीका एक अलग प्रक्रिया होता है। तो आपको बैंक का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम बैंक को एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सो मैंने आपको आरओई भी अच्छे से बता दिया, डेट की थिंग्स भी बता दिया, डेट इक्विटी रेशियो भी समझा दिया कि होता क्या है इस कंडीशंस में।
अगला हमारा पॉइंट होगा एसेट टर्नओवर। ये पॉइंट है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि लेट्स से कोई कंपनी अपने 100 रुपए का इन्वेस्ट करके या 100 रुपए का मशीन लगा के या 100 रुपए का प्लांट लगा के, लाइक ये एग्जाम्पल है, 100 रुपए की मशीन से वो कितना पैसा सामान बना पाती है, उसको मार्केट में बेचती है और उससे ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा कमा पाती है। और दूसरा ये एसेट टर्नओवर का ये भी मीनिंग है कि कंपनी कम से कम खर्चा करके या कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। जो कंपनी ऐसा करती है उनका एसेट टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, और जिन कंपनीज का एसेट टर्नओवर ज्यादा होता है उन कंपनीज वो कंपनी ज्यादा अच्छी होती है। और अच्छी बात है कि आप ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिनका एसेट टर्नओवर बहुत ज्यादा हो। चीजों को ध्यान में रखें, एसेट टर्नओवर भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करें तो इस चीज को ध्यान में रखें। पॉइंट है कैश साइकिल, जो एसेट टर्नओवर के जस्ट बाद का पॉइंट है, आप ये देख लीजिए कैश साइकिल। अब कैश साइकिल क्या होता है कि कोई कंपनी, लाइक मैं एक कंपनी लेता हूं आपको आज, लाइक मैं आज 2023 के एंड रिसर्च तक मेरा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जिसका कैश साइकिल का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। एंड तक मैंने इस कंपनी के बारे में रिसर्च किया और इसके बारे में देखा कि बेस्ट कैश कैश साइकिल डेज वाली कंपनी कौन सी है या कौन सी किस कंपनी का कैश साइकिल सबसे बेटर है। अपनी रिसर्च में मुझे एक कंपनी मिली है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका कैश साइकिल -83 है। इट मीन्स, मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कैश साइकिल होता क्या है। कैश साइकिल इट मीन्स कि ये होता है कि कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लेती है, जिन जिन कंपनियों से वो सामान खरीदती है, एक तो या तो वो उन कंपनियों को अपना पेमेंट है वो लेट पे करती है, और जो अपने वेंडर या अपने कस्टमर है अपने डिस्ट्रीब्यूटर से उनसे वो पैसे एडवांस में लेती है। इस कंडीशंस में कंपनी को होता क्या है कि कंपनी के पास बहुत सारा सामान या बहुत सारा पैसा आता है। ऐसी कंडीशन में कंपनी अपना कैश साइकिल डेज बेटर वे में मेंटेन कर पाती है, क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होता है और कंपनी उसके पास मशीनरी इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा पैसे का यूज करके और बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्ट बना पाती है और उसको मार्केट में बेच पाती है, और उसका उसके लिए पैसा भी एडवांस में उसके पास आ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में कैश अच्छी कैश कोई कंपनी जिसका कैश साइकिल अच्छा है या फिर वो माइनस में है, इसका मतलब तो ये होता है कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में हम देखते हैं, इसका केस स्टडी जब हम कर रहे हैं तो कि इसका केस साइकिल माइनस में, इट मींस ये है कि ये कंपनी -83, मतलब इसके पास 83 दिन पहले से ही ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर के पैसे भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जिनके कैश साइकिल बहुत खराब है। लाइक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। सो मैंने मैंने आपके लिए एक कंपनी का रिसर्च किया है जो है सुयोग टेलीमेटिक्स। ये कंपनी है, इसका आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखेंगे तो इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये इसका जो कैश साइकिल है वो अराउंड 385 डेज का है, 386 डेज का। मतलब इस ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में सामान बेचती है और उसके 1 साल बाद, 1 साल से भी ज्यादा समय बाद इसके पास अपना पैसा आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंपनी को बाहर से डेट लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो इस ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि ऐसी कंपनीज का एसेट टर्नओवर भी बहुत लो हो जाता है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं होता है। कंपनी कैश कन्वर्जन को बहुत 1 साल बाद उसके पास जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचती है उस प्रोडक्ट का पैसा ही उसके पास अगर 1 से 1 साल, 2 महीने, 1 साल, 1 महीने के बाद आता है तो इट मीन्स ये इसके लिए बहुत बैड है। तो इसका एसेट टर्नओवर जो है वो भी इसमें बहुत खराब स्थिति में पहुंच जाता है कि वो अपने एसेट को बहुत फास्ट टर्नओवर नहीं कर पाती है। सो आप ऐसी कंपनी जो एनालिसिस करते हैं तो इन सब चीजों, इन सब पॉइंट्स का बहुत बहुत डीपली रिसर्च करें। ऐसी वैल्यूएटेड कंपनियां ढूंढें जो कंपनियां केस साइकिल को अच्छे से मेंटेन करती हो, जिनका ईपीएस अच्छा हो, जिन पे डेट ना हो। और भी अपन कंपनीज एनालिसिस करेंगे जिनमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि हर कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कंपनी को कैसे देखा जाता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो हम डिटेल्स में सारी कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा जिसका हम अभी डिस्कस करते हैं, वो है स्प्लिट, बोनस एंड राइट इशू। ये तीनों फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं।
स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, राइट्स इशू क्या होता है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या है, कॉर्पोरेट एक्शंस पे ऊपर के टॉन्गल्स हैं, यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन का बटन है, यहाँ पे जैसे ही आप अपना क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिविडेंड के साथ ही बोनस, राइट्स एंड स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, लेट्स मैं आपको स्प्लिट्स का एक एग्जांपल पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपनी स्प्लिट करती क्यों और कंपनी बोनस लाती क्यों है। सो कंपनी स्प्लिट इसलिए करती है कि कंपनी अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर अपनी इक्वलिटी अवेलेबिलिटी। कंपनी किसी शेयर को स्प्लिट किस लिए करती है, सो कंपनी स्प्लिट इसलिए करती है। बेटा क्यों कर रहा है इसे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्प्लिट, राइट इशू एंड बोनस। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है स्प्लिट, बोनस एंड राइट इशू। पहला पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि स्प्लिट क्या होता है। अगले हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्प्लिट, बोनस एंड राइट इशू। सो आप इस फिनोलॉजी टिकर की वेबसाइट पे टॉप पे जाएंगे तो आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट, बोनस एंड राइट इशू के टॉन्गल मिल जाएंगे। अब सबसे पहले पॉइंट की अपन डिस्कस करते हैं, स्प्लिट क्या होता है। कंपनी अपने ही उस कंपनी के शेयर को, लाइक ये टाटा स्टील के केस में अपन बात करें, एग्जांपल अपन टाटा स्टील से बात करें। टाटा स्टील ने 2022 में अपना स्प्लिट लाया था। इट मींस कि कंपनी उस ही मार्केट कैप पे, उसी फंड का उसी वैल्यू पे, जो लाइक एग्जांपल है आज किसी शेयर की प्राइस 100 रुपए है। सो अगर मुझे सो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ाना है अपने शेयर का, या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है रिटेल इन्वेस्टर के लिए या इन्वेस्टर के लिए, तो क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशंस में शेयर का स्प्लिट कर देते हैं। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए के पहले एक शेयर था, अब कंपनी स्प्लिट में क्या करती है, जब कंपनी शेयर स्प्लिट करती है तो मुझे लाइक इस कंपनी के केस में देखते हैं कि इसने स्प्लिट करके 10 शेयर दिए एक शेयर के बदले। सो लाइक एग्जांपल, अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपए थी और इसने डिवाइड करके उस शेयर को स्प्लिट किया और एक शेयर के बदले उस इन्वेस्टर को 10 शेयर दे दिए। अब उसी 100 रुपए की वैल्यू पे पहले इन्वेस्टर के पास एक शेयर था, पास 100 रुपए का एक शेयर था, बट स्प्लिट होने के बाद आपके पास पर शेयर की वैल्यू 10 हो गई। इसने प्राइस को उसका कम रिड्यूस कर दिया और एक शेयर को 10 शेयर में स्प्लिट कर दिया। सो अभी इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज ही है वन शेयर का, बट इसका जो शेयर का अमाउंट है, मतलब शेयर जो नंबर ऑफ शेयर है वो आपके बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये भी 100 रुपए वैल्यू है, यहाँ पे शेयर, इस शेयर की भी 1 रुपए की शेयर की 100 रुपए वैल्यू थी, यहाँ 10 शेयर की वैल्यू भी 100 रुपए। तो स्प्लिट इसलिए लाया जाता है ताकि उस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सके, रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके, और कंपनी को अगर कुछ कम ज्यादा रिड्यूस करना है, अपने डेट को कम करना है, अपनी इक्विटी को परचेज करना है तो वो कर सके। तो ऐसी कंडीशंस के लिए स्प्लिट इशू किए जाते हैं या स्प्लिट लाए जाते हैं। अब बोनस इशू क्या होता है। अब जैसा स्प्लिट में आपने देखा कि शेयर को डिवाइड किया जाता है, इससे सेम कंडीशन स्प्लिट में जैसे बोनस को डिवाइड किया जाता है, वे सॉरी स्प्लिट में जैसे शेयर को डिवाइड किया जाता है, एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वैसे ही बोनस में एक शेयर की बजाय उसकी प्राइस को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे बोनस में होता ये है कि एक शेयर आपका फिक्स है, बट इसकी प्राइस डिवाइड हो जाती है कि इसकी बजाय आपको कुछ शेयर बोनस मिल जाएंगे। लाइक ये अपन ने टाटा स्टील का एग्जांपल जो लिया था। अगला हमारा पॉइंट है बोनस। सो आपने स्प्लिट में देखा था कि आपको एक शेयर की बजाय आपको दो शेयर मिल गए थे।
या फिर आपको टाटा स्टील के केस में हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमने राइट स्प्लिट में देखा था कि हमें एक शेयर के स्प्लिट की बजाय उसी वैल्यूएशन पे हमें 10 शेयर मिल गए थे, ताकि उसका 1:10 में उसका स्प्लिट हुआ था। यहाँ पे बोनस इशू में देखते हैं कि एक कंपनी है स्टैंडर्ड कैपिटल करके, जो इसका नाम है, इसने अपना जो बोनस का रेशियो है वो इशू किया 2:1। इट मीन्स कि पहले इसके 2 शेयर थे और अब उसी प्राइस में इसको 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। सो इसमें प्राइस कन्वर्शन, प्राइस वही रहेगा लेकिन शेयर की क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। सो इसे कहते हैं बोनस। बोनस इट मीन्स कि आपको 1 शेयर की बजाय अब इसके 2 शेयर या तो मिले, या फिर आपको एक प्राइस, एक शेयर पे 2 शेयर को मिक्स करके और 1 शेयर या 2 शेयर को कंबाइन करके 1 शेयर मिल जाए। सो ये होता है बोनस इशू। तो ये इस राइट इशू लाना और बोनस इशू लाने से कॉर्पोरेट एक्शन पे या कंपनी के जो मार्केट कैप है या कंपनी की प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए करती है। बट हमारा जो लास्ट पॉइंट है राइट्स इशू, राइट्स इशू के बारे में हम अभी डिस्क्रिप्शन में पूरा बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपनी राइट्स इशू में क्या करती है, राइट्स इशू क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कितना राइट्स इशू हमारे लिए उसके संबंधित जानकारी और उसकी अवेयरनेस होना कितना जरूरी है, और राइट्स इशू से शेयर होल्डर को क्या नुकसान होते हैं। सो हम राइट्स इशू का डिटेल में बात करेंगे अभी। कंपनी को एनालिसिस करने के लिए उसके कुछ बैड पॉइंट्स हो सकते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ध्यान रखने, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो लाऊंगा उसी में है। हम अगले वीडियो में ही हम राइट्स इशू की बात करेंगे, क्योंकि उस सेशन में पूरे कंपनी के एनालिसिस से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपनी के लिए खराब हो सकते हैं ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे। उन पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सो राइट्स इशू को भी हम उन बैड पॉइंट्स के साथ ही कवर करेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आपको इस कोर्स सेशन में आपको आनंद आया होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। सो इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग, फाइनेंशियल नॉलेज से रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।